उसके बाद दोस्तों 273 ईसा पूर्व में अशोक उत्तराधिकारी बनने का प्रयास करता है, लेकिन दोस्तों 273 ईसा पूर्व में अशोक अपने गृह युद्ध में घिरा रहता है, उत्तराधिकार के युद्ध में घिरा रहता है। दोस्तों कहा जाता है कि अशोक 4 वर्षों तक उत्तराधिकार के युद्ध में घिरा रहता है और उस समय अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। दोस्तों इसको याद रखिएगा। तो चिश्तिया संप्रदाय के थे और चिश्तिया संप्रदाय के लोग जहां पे रहते हैं उसको खानगाह कहते हैं। तो दोस्तों अकबर पैदल मत्था टेकने जाता था, नंगे पांव जाता था मत्था टेकने फतेहपुर सीकरी में, और जब अकबर का एक संतान पैदा हुआ उसका नाम उन्होंने सलीम रखा, क्योंकि अकबर का कहना था कि ये बच्चा शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ है, इसीलिए उसका नाम सलीम रखा। दोस्तों अकबर सलीम को प्यार से शेखू बाबा कहकर बुलाता था। दोस्तों इसको याद रखिएगा, सलीम। जय हिंद। संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय मगहर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम सुपर फास्ट डिवीजन का तीसरा क्लास लेकर के उपस्थित है। इसके पहले हम लोगों ने एग्जाम से पहले सुपर फास्ट डिवीजन का 2 क्लास देख लिया है। दोस्तों आज हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दोस्तों आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों इस बार हमारे देश के लिए जो चीफ गेस्ट हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जिसका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन है दोस्तों। तो ये भी करंट का है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो आइए हम लोग एक एक करके अपने प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों इस सेट में भी पिछले सेट की तरह बहुत ही जबरदस्त प्रश्नों को रखा गया है। दोस्तों निश्चित रूप से पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। देखिए दोस्तों जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना नंद वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। दोस्तों 322 ईसा पूर्व में मगध पर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, इसका आंसर होगा। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों नंद वंश का विनाश कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और दोस्तों जो नंद वंश का शासक था उस समय उसका नाम था घनानंद। घनानंद बहुत ही अत्याचारी और लालची राजा था। दोस्तों मगध की जनता तो चाह ही रही थी कि कोई आए इसका विनाश करे। तो दोस्तों जो आगे चल करके कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार भी होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी होंगे। दोस्तों उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंका था। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में बिहार के पाटलिपुत्र में माना जाता है। दोस्तों वैसे जैन धर्म और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। दोस्तों इसको बताया गया कि निम्न कुल में पैदा हुआ था, लेकिन कई पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ पे हुआ था। आयोग ने जो आंसर माना था 340 ईसा पूर्व आंसर माना हुआ आयोग ने, और इसका जन्म चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र में हुआ था जो मौर्य वंश की राजधानी थी। इसको याद रखिएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका ए ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो अब है। दोस्तों जो अब है ये कहाँ पे है? पाटलिपुत्र दोस्तों वर्तमान में बिहार में है। पाटलिपुत्र दोस्तों गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। दोस्तों और पाटलिपुत्र शहर को बसाया गया था उदयन के द्वारा, उदयन के द्वारा बसाया गया था। दोस्तों और ये उदयन हर्यक वंश का शासक है, हर्यक वंश का शासक है उदयन। उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गई थी। दोस्तों पाटलिपुत्र वर्तमान में बिहार में है, इसका डी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला जो प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसको याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों
322 ईसा पूर्व में घनानंद की हत्या करता है और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना करता है दोस्तों। लेकिन घनानंद के समय में ही दोस्तों सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर। 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन चल रहा था दोस्तों। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है। सिकंदर की सेना ब्यास नदी से ही वापस लौट जाती है दोस्तों। सिकंदर का जो उत्तराधिकारी होता है उसका नाम है सेलूकस निकेटर। सेलूकस निकेटर कहता है दोस्तों कि सिकंदर के द्वारा जो अधूरे कार्य छोड़े गए हैं उसको हम पूर्ण करेंगे दोस्तों। जब वो यूनान का शासक बनता है सेलूकस निकेटर, तो सेलूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है। 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है और दोस्तों उस समय मगध में मौर्य वंश का शासन रहता है दोस्तों। सेलूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 ईसा पूर्व में युद्ध होता है। उस युद्ध में सेलूकस निकेटर पराजित होता है। उसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और सेलूकस निकेटर के बीच में संधि होती है। उस संधि शर्तों के अनुसार दोस्तों सेलूकस निकेटर काबुल और कंधार, हेरात और मकरान 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेलूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया था दोस्तों। क्योंकि इस संधि में सेलूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना या कर्नेलिया, सेलूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना या कर्नेलिया भी उसका नाम है, हेलेना या कर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। तो दोस्तों इतिहास में पहला शासक है जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था दोस्तों। यूनान में शादी किया था तो अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला इतिहास का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज भी आता है। मेगास्थनीज 304 ईसा पूर्व में भारत में आता है, यहाँ पर 5 वर्षों तक रहता है और 299 ईसा पूर्व में दोस्तों यहाँ से चला जाता है। उसके द्वारा यहाँ पर जो लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है इंडिका, और इंडिका पुस्तक से ही भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है दोस्तों। इसीलिए भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य और मगध के इतिहास की जानकारी मिलती है। पूरे भारत के इतिहास की जानकारी इंडिका नामक पुस्तक से मिलती है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जितने भी चीजों पे हमने चर्चा किया है सारा का सारा पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे। तो दोस्तों चाणक्य सलाहकार थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बनते हैं चाणक्य दोस्तों। और चाणक्य को कई नामों से जाना जाता है दोस्तों। इनको विशाल गुप्त कहा जाता है, इनको विशाल गुप्त कहा जाता है दोस्तों। इनको कौटिल्य कहा जाता है, इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इनको अजय, अमर, इन सब नामों से जाना जाता है दोस्तों। इसको याद रखिएगा। चाणक्य के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र दोस्तों। चाणक्य अर्थशास्त्र के तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे दोस्तों। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गांधार की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। इसको याद रखिएगा। इससे संबंधित प्रश्न आगे मिलेंगे दोस्तों। इसी तरह से और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है दोस्तों। ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। निश्चित रूप से दोस्तों आगे के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप नए प्रश्न को गलत करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो सबके लिए नया होता है। लेकिन आप पुराने क्वेश्चन को गलत करेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन को, पेपर में पूछे गए क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं। इसीलिए दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उनको आपको गलत नहीं करना है। नए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो प्रश्न सबके लिए नया होता है। तो आइए इसी तरह से और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है
तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। दोस्तों अभी हमने बताया कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे वो चाणक्य थे, कौटिल्य थे, जिसको अजय, अमर, विष्णुगुप्त, विशाल गुप्त के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो दोस्तों देखिए इसमें जितने लोगों का नाम लिखा गया है सब विदेशी हैं, सभी लोगों ने भारत का दौरा किया है दोस्तों। लेकिन मेगास्थनीज सेलूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों, से सबसे पहले आया था। उसके बाद दोस्तों आया था फाहियान आया था, ये आया था गुप्त वंश के समय में आया था दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो फाहियान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री है, यह चीन से आया था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है फुकोकी। फुकोकी नामक पुस्तक फाहियान के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। उसके बाद जो दूसरा चीनी यात्री है उसका नाम है हैंसांग। हैंसांग दोस्तों हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, ये दूसरा चीनी यात्री है। 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए चला था दोस्तों हैंसांग। 1 साल लग जाता है इसको भारत आने में। 630 ईस्वी में भारत पहुंचता है दोस्तों। भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहता है। नालंदा विश्वविद्यालय में पठन और पाठन करता है। उसके बाद बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके अपने देश लेकर के चला जाता है दोस्तों। इसको याद रखिएगा। हैंसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन समय समय पर प्रयाग में एक मोक्ष परिषद मेले का आयोजन किया करता था दोस्तों। हैंसांग सीयूकी नामक पुस्तक में स्वयं बताता है कि हम हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित किए गए 6वें समारोह में स्वयं शामिल हुए थे। तो दोस्तों हैंसांग के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है सीयूकी। सीयूकी नामक पुस्तक लिखी गई है हैंसांग के द्वारा दोस्तों। उसके बाद सबसे अंतिम में जो चीनी यात्री आया था 7वीं शताब्दी में दोस्तों, उसका नाम है आई तिसिंग। दोस्तों 7वीं शताब्दी में भारत आया था, इसको याद रखिएगा। कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा चीनी यात्री ऐसा है जो समुद्री मार्ग से आया था। तो दोस्तों याद रखिएगा ए वाला ऑप्शन इसके लिए सही होगा। लेकिन इस प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सी ऑप्शन इसका सही है। इसका सी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था दोस्तों। तो वही यूनानी है सेलूकस निकेटर। 305 ईसा पूर्व में सेलूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। इसको याद रखिएगा। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था दोस्तों। और 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना या संधारा विधि से अपने प्राण को त्याग दिया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसको याद रखिएगा। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। इसका सी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ पे व्यतीत किया था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में व्यतीत किया था। डी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार को चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका नाम है बिंदुसार। ए ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां थी। दोस्तों बिंदुसार के समय में तक्षशिला में जनता ने विद्रोह कर दिया था दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। सी ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। ए बी ऑप्शन हो जाएगा और ए ऑप्शन हो जाएगा और डी ऑप्शन हो जाएगा। तो तक्षशिला में बिंदुसार के समय में दोस्तों
अशांति फैल गई थी और इस अशांति को दबाने के लिए, इस जनता के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था। बिंदुसार ने अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था, सॉरी, बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था दोस्तों। इसको याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था। दोस्तों, अशोक की एक पत्नी थी जिसका नाम था कारुवाकी। कारुवाकी नामक अपने पत्नी से बहुत ही प्रभावित था दोस्तों अशोक। इसको याद रखिएगा, कारुवाकी के नाम का उल्लेख दोस्तों चंद्र अशोक के द्वारा जो अभिलेख लिखवाया गया कौशाम्बी में, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों उस अभिलेख को अपनी पत्नी कारुवाकी से ही प्रभावित होकर के उस अभिलेख को लिखवाया था दोस्तों। इसका डी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं, अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध किया था, युद्ध छेड़ा था। दोस्तों, अशोक के जो पिता हैं जिसका नाम है बिंदुसार, अशोक के जो पिता हैं जिसका नाम है बिंदुसार, बिंदुसार पिता है अशोक का, और बिंदुसार के जो पिता है उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइमिंग है 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। उसके बाद उत्तराधिकारी बना था बिंदुसार। बिंदुसार का टाइमिंग है 298 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व। उसके बाद दोस्तों 273 ईसा पूर्व में अशोक उत्तराधिकारी बनने का प्रयास करता है, लेकिन दोस्तों 273 ईसा पूर्व में अशोक अपने गृह युद्ध में घिरा रहता है, उत्तराधिकार के युद्ध में घिरा रहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अशोक 4 वर्षों तक उत्तराधिकार के युद्ध में घिरा रहता है और उस समय अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। 269 ईसा पूर्व के बाद 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था अशोक। तो दोस्तों इसमें जो है 8 वर्ष के बाद उसने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था। इसको याद रखिएगा, क्योंकि कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, बिंदुसार को योग्य पिता का पुत्र कहा जाता है दोस्तों, और योग्य पुत्र का पिता कहा जाता है बिंदुसार को, क्योंकि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है और दोस्तों बिंदुसार अशोक का पिता है। तो दोस्तों बिंदुसार को योग्य पिता का पुत्र कहा जाता है और योग्य पुत्र का पिता कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है। दोस्तों, अशोक जब कलिंग का युद्ध लड़ करके आ रहा था, कलिंग से जब लौट रहा था, तो दोस्तों रास्ते में सिर्फ उसको रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि कलिंग युद्ध के समय अशोक ने पूरा रक्तपात मचा दिया था। दोस्तों लगभग 1 लाख लोगों की हत्या कर दिया था और 1.5 लाख लोगों को घायल कर दिया था। दोस्तों जब रास्ते में आ रहा था तो किसी के माता की हत्या हो गई थी, किसी के पिता की हत्या हो गई थी। तो दोस्तों रास्ते में सिर्फ और सिर्फ रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। दोस्तों उस समय अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उसी समय से कलिंग युद्ध के बाद से अशोक ने युद्ध को त्याग दिया। तो दोस्तों इसकी जानकारी शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश से मिलती है। दोस्तों जो अशोक का 13वां शिलालेख है उसी में अशोक के हृदय परिवर्तन की बात बताई जाती है। इसका बी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आई। दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद अशोक के नीतियों में भारी परिवर्तन आ जाती है दोस्तों,
अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में है दोस्तों? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में है, इसको याद रखिएगा। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है दोस्तों। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला जो है गंधार की राजधानी हुआ करती थी, इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था दोस्तों? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपनाया था? तो दोस्तों अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इसी तरह से और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखिए जो अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों जो सांची का स्तूप है यह मध्य प्रदेश में है और सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। सी ऑप्शन इसका सही है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसमें से बताना है कौन एक ऐसा शासक है जो मौर्य वंश से नहीं संबंधित है। दोस्तों अशोक मौर्य वंश से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य भी मौर्य वंश से संबंधित है, बिंदुसार भी मौर्य वंश से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो बिंबिसार है, बिंबिसार जो है हर्यक वंश का शासक है दोस्तों। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि इस वंश में जितने भी शासक हुए सब के सब अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे हैं, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये जो बिंबिसार है दोस्तों अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किया था दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक इतिहास में एक ऐसा राजा है बिंबिसार जो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करता है दोस्तों। तो इसमें से डी ऑप्शन सही है, यही बिंबिसार जो है इस वंश का नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम है बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में इसी का सेनापति जो ब्राह्मण जाति का है दोस्तों, जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने एक, क्योंकि मौर्य वंश का अंतिम शासक है दोस्तों, उतना योग्य शासक नहीं रहता है और उसके अयोग्यता का फायदा उठा लेता है पुष्यमित्र शुंग। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दिया और मगध पर एक नया राजवंश स्थापित हुआ जिसका नाम है दोस्तों शुंग वंश। आइए आगे हम लोग देखते हैं और भी इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था दोस्तों। गुजरात में जो एक कृत्रिम झील है उसका नाम है सुदर्शन झील। दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का एक सामंत था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त के द्वारा ही गुजरात में गिरनार पर्वत के ऊपर सिंचाई के सुविधा के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था दोस्तों, जो आगे चल करके थोड़ा से उसमें दरारें पड़ रही थी दोस्तों, थोड़ा से डर हो गया था, उसमें साफ सफाई थोड़ा से नहीं हो पा रहा था दोस्तों। तो जूनागढ़ का शासक जिसका नाम है रुद्रदामन प्रथम ने भी उसका मरम्मत करवाया था दोस्तों। और आगे चल करके जब गुप्त वंश के शासक होते हैं स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त ने भी अपने समय में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, उसका मरम्मत कराया था दोस्तों, उसका मेंटेनेंस कराया था, उसका रिपेयरिंग कराया था, इसको याद रखिएगा। तो वर्तमान में सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार पर्वत के ऊपर है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। सुदर्शन झील से 3 शासक जुड़े हुए हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य जिसने उसका निर्माण कराया, उसके बाद जूनागढ़ का शासक रुद्रदामन प्रथम और गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त दोस्तों,
इन तीनों को याद रखिएगा, इसका आंसर डी होगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य सम्राट की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की 185 ईसा पूर्व में? तो दोस्तों बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? तो दोस्तों राजतंत्र के बारे में जानकारी हम लोगों को मिलती है अर्थशास्त्र से, और ये अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील, तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है दोस्तों, और यह 3 देशों से होते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है दोस्तों। चाइना में बहती है, भारत में बहती है दोस्तों, और पाकिस्तान होते हुए ये जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। कुल 2880 किलोमीटर की दूरी तय करती है दोस्तों। भारत के मात्र और मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर के जाती है सिंधु नदी, इसको याद रखिएगा। सिंधु नदी की भारत में 5 सहायक नदियां हैं दोस्तों। एक चिनाब नदी है जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, दूसरी झेलम नदी है, तीसरी सतलज नदी है, चौथी रावी नदी और पांचवी ब्यास नदी है दोस्तों। सिंधु की 5 सहायक नदियां भारत में है, इसको याद रखिएगा। जो झेलम नदी है, झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील के पास शेषनाग झील और बैरीनाग झील, शेषनाग झील और बैरीनाग झील दोनों मीठे पानी के झील हैं। तो दोस्तों झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील के पास में बैरीनाग से हुआ है। दोस्तों झेलम नदी के तट पर ही भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बूलर झील, दोस्तों बूलर झील भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है जो जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। तो बूलर झील का निर्माण झेलम नदी से हुआ है दोस्तों, और झेलम नदी के तट पर अशोक के द्वारा एक शहर बसाया गया था जिसका नाम है श्रीनगर। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा, श्रीनगर शहर भी अशोक के द्वारा बसाया गया था और झेलम नदी के तट पर स्थित है, इसका ए ऑप्शन सही है। आइए आगे हम लोग देखते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीति के जो प्रोफेसर हुआ करते थे वो चाणक्य हुआ करते थे दोस्तों, कौटिल्य हुआ करते थे, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? तो दोस्तों अशोक की एक पुत्री थी जिसका नाम था संघमित्रा, और अशोक का एक पुत्र भी था जिसका नाम था महेंद्र। दोस्तों महेंद्र और संघमित्रा को अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भी भेजा था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन जो अशोक की पुत्री है उसका नाम है संघमित्रा, सी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं, तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहां स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे मौर्य काल की अगर बात की जाए तो मौर्य वंश का शासक अशोक ने कौशाम्बी में एक शिलालेख लिखवाया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो हो जाएगा आपका जो वर्तमान में इलाहाबाद में है दोस्तों, लेकिन मौर्य वंश का शासक अशोक संबंधित है गुप्त वंश का शासक जिसका नाम है समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का शासक जिसका नाम है समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि है जिसका नाम था हरिसेन, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा भी इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है जो पहले कौशाम्बी में था, दोस्तों हरिसेन के द्वारा भी समुद्रगुप्त के बारे में लेख लिखवाया गया है, इसको याद रखिएगा। और मुगल काल में अकबर ने भी उस पर लेख लिखवाया है दोस्तों। अकबर के समय में ही कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद लाया गया था दोस्तों। वर्तमान में यह अभिलेख
इलाहाबाद के किले में स्थित है, क्योंकि इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया है। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है दोस्तों। संगम पे जस्ट अकबर के द्वारा बनवाया गया किला स्थित है। तो वर्तमान में जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है, जो तीनों मुगल काल से और मौर्य काल और गुप्त काल से संबंधित है, वर्तमान में इलाहाबाद के किले में स्थित है। अकबर के द्वारा अपने पुत्र जहांगीर के द्वारा, अकबर के कहने पर उसका पुत्र जहांगीर ने कौशाम्बी से उसको उठवा करके दोस्तों इलाहाबाद के किले में प्रयाग में ला करके स्थापित करवाया था। इसको याद रखिएगा। उस समय का तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर है, लेकिन दोस्तों उस अकबर के कहने पर जहांगीर के द्वारा दोस्तों इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया गया था। इसको याद रखिएगा। दोस्तों अकबर के जब बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे, तो दोस्तों ये पैदल नंगे पांव जाता था मत्था टेकने फतेहपुर सीकरी, जो आगरा से करीब 32-33 किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों फतेहपुर सीकरी में एक बाबा रहते थे जिसका नाम था शेख सलीम चिश्ती। उस चिश्तिया संप्रदाय के थे, और चिश्तिया संप्रदाय के लोग जहां पे रहते हैं उसको खानगाह कहते हैं। तो दोस्तों अकबर पैदल मत्था टेकने जाता था, नंगे पांव जाता था मत्था टेकने फतेहपुर सीकरी में। और जब अकबर का एक संतान पैदा हुआ, उसका नाम उन्होंने सलीम रखा, क्योंकि अकबर का कहना था कि ये बच्चा शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ है, इसीलिए उसका नाम सलीम रखा। दोस्तों अकबर सलीम को प्यार से शेखू बाबा कह के बुलाता था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। सलीम आगे चल करके यही जहांगीर बनता है। जहांगीर का मतलब होता है सारे जहां को जीतने वाला। दोस्तों एक बहुत ही जहांगीर से संबंधित बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, जहांगीर बहुत ही अफीम का सेवन करता था और मदिरा का भी बहुत ज्यादा सेवन करता था। दोस्तों जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। हालांकि चित्रकला की शुरुआत तो हुमायूं के समय में हुई थी दोस्तों, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम पर रहता है, इसीलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है दोस्तों। इसको याद रखिएगा। जहांगीर कहता था चाहे मैं सोया रहूं, चाहे मैं जागता रहूं, चाहे मैं नशे में रहूं, मैं छू करके बता दूंगा इसकी आंखें किसने बनाई है, इसकी नाकें किसने बनाई है, इसकी भौहें किसने बनाई है। दोस्तों इतना बड़ा चित्रकला का प्रेमी था। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात और है, जहांगीर की एक गर्लफ्रेंड थी दोस्तों, जिसका नाम अनारकली था। दोस्तों जब जहांगीर को फुर्सत मिलता था तो अनारकली के मकबरे के पास जाता था, क्योंकि अनारकली का मकबरा लाहौर में है दोस्तों, रावी नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों वहां पे जाता था तो कहता था काश मैं अपने गर्लफ्रेंड का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो अल्लाह को कयामत के दिन तक धन्यवाद देता। दोस्तों जहांगीर कहता है कि अगर मैं अनारकली का चेहरा एक बार देख लेता तो जब तक हमारी सांस चलती, कयामत के दिन तक, आखिरी सांस तक दोस्तों धन्यवाद देता। ये बात वो कहता था जहांगीर हमेशा। तो आइए दोस्तों अपने प्रश्न को देखते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? दोस्तों मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसको उत्तरापथ कहा जाता था दोस्तों। उत्तरापथ कहा जाता था क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इस पथ का निर्माण कराया था तब इसको उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था दोस्तों। लेकिन आगे चल करके जब मध्यकालीन इतिहास आ गया तो मध्यकालीन इतिहास में सूर्यवंश का एक शासक था जिसका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का टाइमिंग है दोस्तों, शेरशाह सूरी का टाइमिंग है 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी। दोस्तों मात्र 5 वर्ष का कार्यकाल है शेरशाह सूरी का। तो दोस्तों शेरशाह सूरी के समय में दोस्तों जो उत्तरापथ था, उत्तरापथ बांग्लादेश के चटगांव से लेकर के दोस्तों लाहौर लाहौर होते हुए दोस्तों अफगानिस्तान के
काबुल। दोस्तों अफगानिस्तान के काबुल तक जाता है दोस्तों उत्तरापथ। तो शेर शाह सूरी अपने समय में उत्तरापथ पर कुछ ईटा कंकड़ पत्थर बिछवा दिया दोस्तों, और उसका नाम बदल करके रख दिया शेर शाह सूरी मार्ग। इसका नाम बदल करके रख दिया दोस्तों शेर शाह सूरी मार्ग। और आगे चल करके जब भारत में अंग्रेज आ गए तो दोस्तों भारत का एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड, जिसका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। तो दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड का टाइमिंग है 1836 से लेकर के 1842। तो दोस्तों उसी समय लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही ये जो शेर शाह सूरी मार्ग है इसके बगल में फूल पत्तियां लगवा दी गई दोस्तों। इसके द्वारा इसके बगल में मार्ग के बगल में फूल पत्तियां लगवा दी गई, और दोस्तों इसी के द्वारा इसका नाम बदल करके रख दिया गया जीटी मार्ग, जीटी रोड रख दिया गया दोस्तों, जिसको ग्रांड ट्रैंक रोड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ए ऑप्शन इसका सही है। बाकी अलग अलग टाइप के प्रश्न बना करके अलग अलग तरीके के ऑप्शन दे करके यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को के रूप में जाना जाता था। दोस्तों प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त ने के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध हुआ था 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, घनानंद से हुआ था। ए ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है दोस्तों? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराया गया था, इसकी जानकारी अयोध्या लेख से मिलती है दोस्तों। सी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों शुंग वंश के शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था दोस्तों। विदिशा को आधुनिक बेस नगर के नाम से जाना जाता है। आधुनिक बेस नगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जहां से पहले सुषमा स्वराज सांसद हुआ करती थी दोस्तों मध्य प्रदेश में, वही विदिशा है दोस्तों। आधुनिक बेस नगर के नाम से इसको जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में पाणिनि और पतंजलि किस राजवंश के समय में वह फले फूले? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शुंग वंश। सी ऑप्शन इसका सही है। आइए आगे हम लोग देखते हैं पाणिनि ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है दोस्तों? तो पाणिनि के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक का नाम है उसका नाम है अष्टाध्यायी। दोस्तों इसमें 8 अध्याय हैं, इसको याद रखिएगा। पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। डी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? शुंग वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था देवभूति। और देवभूति की हत्या दोस्तों, देवभूति की हत्या वासुदेव के द्वारा कर दिया गया था दोस्तों। और वासुदेव ने मगध पर एक नया राजवंश स्थापित किया जिसका नाम है कणव वंश। दोस्तों वासुदेव कणव वंश की स्थापना किया था। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शासक शुंग राजवंश का अंतिम राजा था? तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम है देवभूति। देवभूति की हत्या किया गया था वासुदेव के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं शुंग राजवंश के बाद किस राजवंश ने भारत पर शासन किया? तो दोस्तों शुंग वंश के बाद भारत पर जो शासन किया है उसका नाम है कणव वंश। अगला प्रश्न, कणव राजवंश ने भारत के किस क्षेत्र में राज्य करते थे दोस्तों? तो कणव राजवंश के जो लोग थे वो भारत के पूर्वी भारत वाले क्षेत्र में राज करते थे दोस्तों। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी दोस्तों। ये बिहार और उड़ीसा
बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में शासन करते थे दोस्तों। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी दोस्तों, पाटलिपुत्र हुआ करती थी। आइए आगे हम लोग देखते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन है और ए सी ऑप्शन और ए डी ऑप्शन है, जिसका बी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कणव राजवंश का शासक नहीं है दोस्तों। इसमें से कौन सा एक ऐसा शासक है जो कणव वंश का नहीं है? तो दोस्तों इसमें से देखिए डी ऑप्शन सही है। सुशर्मन जो है एक कणव वंश का शासक नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, कणव राजवंश के बाद किस राजवंश ने भारत पर शासन किया? तो कणव वंश के बाद भारत पर जो शासन करने वाला वंश है उसका नाम है सातवाहना वंश। सातवाहन वंश ने शासन किया था। अगला जो प्रश्न है, सिमुक ने किस कणव सम्राट की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की? दोस्तों कणव वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या जो है सिमुक के द्वारा कर दी गई थी दोस्तों, क्योंकि कणव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या सिमुक के द्वारा कर दी जाती है और एक नए राजवंश की स्थापना किया जाता है सिमुक के द्वारा, जिसका नाम है सातवाहन वंश। तो इसका डी ऑप्शन सही है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सातवाहन साम्राज्य का जो संस्थापक था उसका नाम है सिमुक। बी ऑप्शन इसका सही है। सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी की राजधानी इसमें से कहाँ स्थित है? दोस्तों सातवाहन वंश की जो राजधानी हुआ करती थी वो प्रतिष्ठान हुआ करती थी दोस्तों। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में पड़ता था, अभी भी पड़ता है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण रचना की है? इसको याद रखिएगा दोस्तों। गाथा सप्तशती हाल के द्वारा जो है इसकी रचना की गई है। सी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में साम्राज्य के महानतम शासक थे दोस्तों। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन वंश के शासक थे दोस्तों। सातवाहन वंश जो है पितृसत्तात्मक था दोस्तों, घर का मुखिया पिता हुआ करता था। लेकिन सातवाहन वंश के शासकों का नाम माता के नाम पे रखने की प्रथा थी, इसको याद रखिएगा दोस्तों। आइए आगे हम लोग देखते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन वंश का जो सबसे बड़ा शासक था दोस्तों उसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या हुआ करती थी? दोस्तों सातवाहन वंश के शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत हुआ करती थी। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? दोस्तों सातवाहन शासकों के द्वारा शीशे का मुद्रा जारी किया गया था। सर्वाधिक सिक्का, सर्वाधिक मुद्रा शीशे का बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, सातवाहन वर्तमान के किस प्रदेश से संबंध रखते थे? दोस्तों बाद में महाराष्ट्र से जो है सातवाहन वंश के लोग आंध्र प्रदेश में आ गए थे दोस्तों। तो बी ऑप्शन इसका सही है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश, क्योंकि सातवाहन वंश के शासकों ने ही अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। दोस्तों मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली राज्य सातवाहन वंश था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शासक मात्र नामों माता के नाम से प्राप्त किए गए नाम से पहचाने जाते थे? दोस्तों तो अभी हमने बताया कि सातवाहन वंश के जो मुखिया हुआ करते थे वो घर का मुखिया पिता होता था, लेकिन शासक का नाम माता के नाम पे रखा जाता था दोस्तों। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सातवाहन वंश। आगे हम लोग देखते हैं, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था।
दोस्तों सातवाहन वंश के लोगों ने मौर्यों के अधीन काम किया था, इसका बी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में साम्राज्य के महानतम शासक थे। दोस्तों सातवाहन वंश का शासक था। आगे हम लोग देखते हैं अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई। तो दोस्तों आंध्र में यह विद्यालय विकसित हुई थी, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न था। 60 प्रश्नों को हम लोगों ने बहुत ही तेजी से कवर कर लिया है दोस्तों। इसी तरह से आगे और भी क्लास आपको मिलती रहेगी। अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और इसी तरह से बेहतरीन क्लास को देखने के लिए इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए। ठीक आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।